किताब और जो आपका चैप्टर चल रहा था लाइव प्रोसेस मतलब जय प्रक्रम। साथियों, आपने लेक्चर नंबर 1 में सीखा कि आखिर ये पोषण क्या होता है और आपने सीखा कि आखिर पोषण के कितने प्रकार होते हैं। वहीं पर आपने क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं। तब मैंने आपको एक पेड़ से बात की थी जो आपके सामने बनाया था। तो पेड़ ने कुछ कहा था, क्या कहा था कि सूर्य प्रकाश चाहिए मुझे भोजन बनाने के लिए, और क्या कि मैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता हूं, और क्या कि मैं जड़ों से जल को ले लेता हूं, और सूर्य प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की मदद से क्या करता हूं, कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ ग्लूकोज को बना लेता हूं, क्या होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन को निष्कासित करता हूं। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कह रही थी, ये पूरी प्रक्रिया जो आपकी कहलाई थी, क्या कहलाई थी, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाई थी, प्रकाश संश्लेषण। अब बात आती है कि दोस्तों आपने पौधों में तो पोषण सीख लिया, अब आप सीखोगे मनुष्य में पोषण, और ये जाना जाएगा आज का टॉपिक मानव में पाचन के नाम से। तो उससे पहले आप ये बताइए कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो मनुष्य में पोषण होता है वह परपोषण का कौन सा भाग है। मैंने आपको 3 भाग बताए थे परपोषण के, एक मृत पोषित पोषण, एक परजीवी पोषण, और एक बताया था लास्ट वाला जो था प्राणी संपोषण। क्या, प्राणी संपोषण, ये मैंने आपको बताया था। एक क्या दोस्तों, प्राणी संपोषण नाम का एक पोषण होता है जिसमें क्या होता है, पहले भोजन को अंदर लिया जाता है, उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। जैसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारे भोजन का पाचन होता है। अब आखिर आप जो भोजन करते हो वह कहाँ जा रहा है, उससे पहले आप क्या कीजिए, एक मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये चित्र देखिए, बिल्कुल आपके शरीर के अंदर यही सिस्टम है। और आप सोच रहे हो कि आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो ये सब कुछ दिखावा है हमारे शरीर के अंतर्गत, बिल्कुल आपको यही चित्र दिखेगा। तो आई होप आपने ये चित्र देखा। अब इस चित्र की सहायता से मैं अभी आपको चित्र बनाना भी बताऊंगा। अब आप देखने जा रहे हो कि मनुष्य में पोषण हो कैसे रहा है। देखिए साथियों, मनुष्य में पोषण यानी अब हम समझेंगे मानव पाचन तंत्र को। किसको समझेंगे, मानव पाचन तंत्र को, यानी मेनली बात हम किसको समझने वाले हैं, पाचन को। पाचन को समझने जा रहे हैं। अब ये पाचन क्या होता है बताइए। बेसिकली साथियों, पाचन क्या है, एक प्रक्रिया जो कि जटिल है उसको सरल बनाना। अर्थात जैसे कि साथियों आपके जो रोटी थी, यानी जो रोटियां थी, वो एक रोटी इतनी बड़ी थी, ठीक। अब जब वो रोटी पक चुकी है तब उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करते हो। क्या, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप अपने मुंह के अंदर ले जाते हो, यानी रोटी को छोटा करते हो। अब उसको खाते हो, क्या करते हो, खाते हो। अब जो पाचन कहता है वो क्या कहता है कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं, अभी ये मान लीजिए एक रोटी एक बहुत बड़ा सा अणु था, अब भोजन के, ये क्या है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना तथा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, और एंजाइम की सहायता से उन्हें क्या करना है दोस्तों, छोटा तथा रसदार बनाना की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये आप याद रख सकते हो। बेसिकली आप ये करना, जैसे दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो कि इसकी डेफिनेशन कि जो बड़े बड़े अणु हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में बदलने के लिए पाचन सहायता करते हैं। मतलब पाचन में क्या करते हैं, एंजाइम सहायता करते हैं, और कौन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी इस पूरी जटिल सी डेफिनेशन को आप इतने आसान शब्दों में भी कह सकते हो, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं और एंजाइम की सहायता से छोटे तथा घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन है। क्या है, पाचन है, ठीक है। अब चूंकि आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो मानव पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हो साथियों, मानव पाचन तंत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट 206 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी देखने को मिलेगा और सब कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब आप पढ़ोगे ह्यूमन डाइजेशन यानी मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। दोस्तों मानव पाचन तंत्र में जो अंग भाग ले रहे हैं उन्हीं को क्या कहोगे आप, तंत्र। यानी कौन कौन चीजें हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मशीन है, जो कहना चाहो कह लो, जो मानव पाचन तंत्र में हमारी सहायता करते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो सबसे पहले जो शब्द आता है जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं,
मेरा माउथ यानी मेरा मुंह। अगर मेरा मुंह ही ना होता तो क्या मैं बोल पाता? तो शुरुआत होती है दोस्तों किससे? मुंह से, यानी मुंह। उसके बाद दोस्तों होता है ग्रास नली। उसके बाद क्या है? ग्रास नली। और जब मैं ये क्रम अनुसार लिख रहा हूं तो आपको क्रम के अनुसार ही याद करने और लिख कर आना है एग्जाम में। फिर क्या होता है? अमाशय। क्या? अमाशय। चौथा होता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत। चौथा क्या है आपका? छोटी आंत। और पांचवा है आपका बड़ी आंत। पांचवा क्या है आपका? बड़ी आंत। और लास्ट है आपका गुदा द्वार। क्या दोस्तों? गुदा द्वार। ये है आपके जो मानव पाचन तंत्र में ये 6 अंग भूमिका निभाएंगे, जो आपको सिखाएंगे कि आखिर ये मानव पाचन तंत्र हो कैसे रहा है। साथियों, अगर आज की ये वीडियो आपने पूरी देखी, कंप्लीट कर ली, तो दोस्तों आप पाचन तंत्र कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आपने ये 6 शब्द सीख लिए कि सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है। इसका क्रम का मतलब ये है कि मुंह से भोजन जाएगा ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार से बाहर निकलता है। यानी ये 6 प्रक्रियाएं चलेंगी आपके शरीर के अंतर्गत, तब पाचन कंप्लीट होगा। क्या होगा? तब पाचन कंप्लीट होगा। जब पाचन कंप्लीट होगा तब क्या होगा वो तो जानोगे। तो हम शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? मुंह। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? मुंह। साथियों देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ। पहले अभी इस डायग्राम को आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। सपोज दैट ये आपका थोड़ा सा मुंह हो गया प्यारा सा। डायग्राम पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा, पर आपको समझाने के लिए ये आपका क्या हो गया? मुंह हो गया। अब हम बार बार से जो पढ़ते जाएंगे वो बनाते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? आपका मुंह। अब पहला पार्ट आपका क्या है? मुंह। हमें मुंह के बारे में ही सीखना है, यानी मुख भी कह सकते हो। अब की बार क्या लिख दे रहे हैं? मुख। ये मुख है। अब दोस्तों मुख के बारे में आपको क्या क्या सीखना है? देखिए, आपके मुख में मेजरली क्या चीजें हैं? दांत है, जीभ और लार। तो हमें इन 3 चीजों के ही बारे में पढ़ना है। नंबर 1 क्या है? दांत। और दूसरा हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, और हम तीसरा पढ़ेंगे लार के बारे में। किसके बारे में? लार। अब देखिए, जो दांत होते हैं वो आपके पाचन में क्या भूमिका निभाएंगे, जीभ क्या करेगा और लार क्या करेगा, वो देखिए। साथियों आप बताइए, अगर आपके दांत ना होते तो क्या आप बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ पाते? मतलब भोजन को जब आप पीसते ही नहीं, चबलाते ही नहीं, तो क्या होता? आपका जो भोजन था जैसा था वैसा ही रहता, यानी वो टूटता ही नहीं। तो बेसिकली जो दोस्तों आपके दांत हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले तो आप ये देखिए, आपने कई बार सुना होगा दूधिया दांत या दूध के दांत। तो जो आपके दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20। यानी आपके 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार क्या करते हैं? टूट जाते हैं और दोबारा आते हैं, यानी उखड़ जाते हैं एक बार उखड़ के। यानी 20 दांत ऐसे हैं जो उखड़ कर वापस आते हैं, और इन्हीं को आप दूध के दांत भी कहते हो। और जो आपके दांत हैं, यानी जो आप 10th में पढ़ोगे, और बेसिकली जो हैं, क्या आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या ऐसे होते हैं? 4 प्रकार के। और उन चारों का नाम देखिए। एक होता है कृंतक दांत, एक कैसे होते हैं? कृंतक। एक होते हैं रत्नक। अभी नाम आपको अजीब लग रहे होंगे क्योंकि आप अभी जस्ट 10th में आए हो, पर आप याद हो जाएगा। पहला क्या है? कृंतक। दूसरा है रत्नक। तीसरा होता है चवर्णक। तीसरा क्या होता है? चवर्णक। और चौथा होता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। तो सबसे पहले क्यों ना हम इन्हें याद करने। तो दांतों के प्रकार क्या है? पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा चवर्णक, चौथा अग्र चवर्णक। फिर से याद करो, रत्नक, कृंतक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। यानी आप ऐसे कर लो, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अचवर्णक, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अवचवर्णक। ये आपके दांतों के क्या होगी? प्रकार। अब जो ये प्रकार हैं इनका काम कुछ और है, इनका काम कुछ और है, इनका काम कुछ और है, इनका काम कुछ और है। तो अब बेसिकली जब आप जानते हो कि आपके दांत कोई भोजन को पीसता है, फाड़ता है, फोड़ता है, डिसू डिसू करता है, ये कौन करते हैं? आपके भोजन को पीटने का कार्य कौन कर रहा है? बेसिकली आपके दांत ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखिए। जो आपके कृंतक दांत होते हैं इनका कार्य होता है काटना, कट कट कट। जो कृंतक दांत है ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। इनका काम क्या है? काटने का। का से कृंतक, का से काटना,
ये क्या करते हैं, काटने का वर्क, इनका जो काम है क्या, काटने का कार्य है। अब रदनक, तो कृंतक देख लिया, अब रदनक देखिए, जो रदनक होता है वो क्या करता है, एकदम शेर की तरह मतलब भोजन को फाड़ देता है, क्या, भोजन को फाड़ने का, यानी जो भोजन को फाड़ने का कार्य होता है वो कौन करता है, आपका रदनक। जो रदनक दांत होते हैं वे भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। और दोस्तों जो आपका ये होता है अग्र चवर्णक और चवर्णक, देखिए चवर्णक, चवर्णक, चा मतलब चवर्णक, चा मतलब चबाना, यानी जो चवर्णक दांत होते हैं ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, क्या, चबाने का। और जो अग्र चवर्णक होते हैं ये दोस्तों चबाने का भी काम करते हैं और पीसने का भी काम करते हैं, चबाने और पीसने का। तो ये थे आपके दांतों के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका जो आपको अपने पाचन में आनी चाहिए। और अभी आपने कुछ पाचन में विशेष सीखा ही नहीं है, अभी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो अभी तो आपने ये जान लिया कि जो भाई साहब कृंतक दांत है वो क्या कर रहा है, बेसिकली याद इसी क्लास में होना चाहिए, रिवीजन का कोई सिस्टम नहीं है, याद करके ही जाना होगा, उसके बाद रिवीजन करना। हमने 4 प्रकार के दांत सीखे, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अचवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अचवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अचवर्णक। कृंतक काटने का मतलब, कृंतक का और का से काटना, कृंतक मतलब काटने का कार्य कर रहे हैं। अब उसके बाद रदनक भोजन को फाड़ने का कार्य कर रहे हैं। चवर्णक, चा मतलब चबाना, चा मतलब चवर्णक, चबाने का कार्य करते हैं। और जो अचवर्णक होते हैं वो चबाते भी हैं, पीसते भी हैं। ये थे आपके दांतों का कार्य। तो अब हम क्यों ना, दांत तो पढ़ लिया, अब देखिए अब आपको पढ़ना है जीभ के बारे में। तो दोस्तों ये रही आपकी जीभ। आप तो कहोगे ये जीभ नहीं है, तो बना देते हैं, सपोज दैट ये आपकी जीभ है। आपको सपोज करना है कि ये आपकी क्या है, जीभ। कमेंट में लिखिए ये क्या है, जीभ है। अब ये जो जीभ है, तो कभी कभी जीभ में क्या होते हैं, स्वाद के अंकुर होते हैं, स्वाद अंकुर, स्वाद कड़काए भी समझ सकते हो। तो आपने कभी कभी ये सोचा होगा कि आप ये बताइए, क्या आपको जीभ पर हर प्रकार का स्वाद एक ही जगह लगता है? आपने सोचा होगा कभी कभी आपकी जीभ में, इससे में कभी मीठा लगता है, कोई चीज़ कड़वी लगती है, या कोई चीज़ खट्टी लगती है, नमकीन लगती है। तो दोस्तों हम प्रत्येक हिस्से पे खट्टा या कड़वा या मीठा या नमकीन नहीं चख सकते, यानी एक प्रॉपर हिस्सा होता है जहाँ पर आपको मीठा लगेगा, और वो चीज़ मीठा नहीं होगी तो उस हिस्से पे नहीं लगेगा। तो सीखिए, जो आपका आगे का भाग होता है, जैसे आप अपनी जीभ निकालोगे तो उसका जो आगे का भाग है, जैसे ये जीभ आपने निकाली तो जो आगे का भाग होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ मीठा लगती है, यानी स्वीट, यहाँ पर आपके कोई भी वस्तु कैसी लगेगी, मीठी। और जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर लगती है नमकीन, यानी यहाँ पर जो आप कोई चीज़ खाओगे तो यहाँ पर कैसा लगेगा, नमकीन, यहाँ पर भी नमकीन ही लगेगा, कौन सा, नमकीन। और जो खट्टा लगता है वो यहाँ पर लगता है, यानी थोड़ा ऊपर, उससे नमकीन से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, खट्टा। अब कोई चीज़ आप खा के देखिए और ट्राई करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अरे वाह, मुझे तो ये पहले नहीं पता था, मेरे पास तो जीभ थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर ध्यान दे लीजिए, ये कौन सा होगा, खट्टा, ये वाला भी भाग खट्टा होगा। और जो बीच में होता है ये बेसिकली कैसा लगता है आपको, कड़वा। यहाँ पर कैसा स्वाद लगेगा आपको, कड़वा लगेगा। यहाँ पर कैसा स्वाद लगेगा, कड़वा स्वाद लगेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका मुख, ये क्या हो गया, मुख मान लीजिए, ये हमने मान लिया, ये मुख नहीं, ये आपके दांत हैं, ये क्या हो गए, दांत। और दांत के बारे में जान ही लिया। और जीभ इसी के अंदर होगी, ये होती है आपकी लार ग्रंथि। ये क्या है दोस्तों, ग्रंथि, ये लार ग्रंथियां हैं आपकी, समझ गए, ये कौन सी है, लार ग्रंथि। अब देखिए इतना आपका क्लियर हो गया तो मैं इसको साफ करिए दे रहा हूं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीखने वाले हो, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अब देखिए इतना तो आप सीख गए होंगे, और हो सकता है कि मैं इसको डबल पार्ट में भी कर दूं, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको 10 घंटे की वीडियो बना दूं और आप बोर हो जाओ। अब देखिए आपने इतना सीख लिया भाई साहब, मैंने वो भी हटा दिया जो नहीं हटाना चाहिए था, वही आपके अमाशय वगैरह, पर उसको दोबारा से बना देंगे। तो दोस्तों आपने अपने मुख के अंदर कितनी चीज़ें देखी थी, आपने मुख के अंदर 2 चीज़ें देखी थी, सॉरी 3। ये था आपका मुख, जिसमें से आपने देखा दांत क्या है, आपने देखा जीभ क्या है। अब बात आती है लार की, किसकी, लार।
लार बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए लार को सीखिएगा और मजा लीजिएगा और इस वीडियो का भी आनंद लीजिएगा। अब देखिए लार, ये क्या है आपके मुख में, जो इस साइड जब आप अपना मुख खोलोगे, अभी मैंने डायग्राम भी दिखाया था तो वापस से भी समझ सकते हो, ये है लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो देखिए लार ग्रंथि। दोस्तों लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार में जो एंजाइम होता है वो उसका नाम क्या होता है, टाइलिन। लार में क्या होता है एंजाइम, टाइलिन। लार में एक प्रकार का एंजाइम होता है टाइलिन, ये याद रखना, और जो हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो आपकी लार ग्रंथि होती है ये 3 प्रकार की होती है। क्या, ये जो लार ग्रंथि होती है इसके भी 3 प्रकार हैं। लार ग्रंथि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है ये आपकी लार ग्रंथि। जो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि लार ग्रंथि के कितने प्रकार हैं। ये आपका होमवर्क भी है, क्योंकि आप भी कुछ कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। गूगल कीजिए, बुक देखिए, किताब देखिए, अपने नोट्स देखिए, मुझे मतलब नहीं, पर मुझे कमेंट में चाहिए कि लार ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों लार का काम क्या होता है, भोजन को लसदार बनाना, गीला करना। जो आप देखते हो लार, बिना लार के आप भोजन को निगल ही नहीं सकते। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है लार की, जो आपको पता चल रही है। अब देखिए साथियों, जैसे ही आपका भोजन मुंह में था, अब जितना भी भोजन मुंह में होना था, पाचन होना था, हो चुका है। अब जो आपको ये पाइप दिख रहा है, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, तो आपने दूसरी चीज देखी थी। आपने क्या देखा था कि दूसरा जो सिस्टम होता है ग्रास नली, आपने 6 जो अभी भाग देखे थे वो अब मैंने गलती से साफ कर दिए, पर कोई बात नहीं। ये पहला भाग हो गया मुंह, दूसरा भाग क्या होता है, ग्रास नली। अब आप ग्रास नली के बारे में पढ़ोगे, यानी इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ये जो दिख रही है आपको नली टाइप, यही है क्या, ग्रास नली। बेसिकली जो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है, ये एक प्रकार का रास्ता है जो कि भोजन की मदद करता है मुंह से आमाशय तक पहुंचाने में। फिर से ग्रास नली का कार्य क्या है दोस्तों, आपको आपके मुख में जो भी भोजन है, जितना भी पचना था, मुख में पाचन स्टार्ट हुआ, अब उस भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो किसकी होती है, आपकी ग्रास नली की होती है। यानी भोजन को मुख से आमाशय तक जो लेकर जाता है वो कौन होता है, ग्रास नली। कौन करता है, ग्रास नली। अब देखिए मुख से भोजन को आमाशय तक कौन पहुंचाता है, ग्रास नली ही पहुंचाता है। तो अब आपको एक इस टाइप की संरचना मिलेगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, बना दूं। और बेसिकली ड्राइंग पे नहीं जाना है क्योंकि मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए ग्रास नली का कार्य क्या है, भोजन को मुख से, जो आपकी ग्रास नली, इसका कार्य बता रहा हूं, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये भी याद रखना, कितना, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपके भोजन का जो सिस्टम था, मुख में जितना पचना था पच गया, अब कहाँ गया, ग्रास नली में। और ग्रास नली का मेजर काम ये है कि वो भोजन को मुख से आमाशय तक लाती है, भोजन को मुख से आमाशय तक। ये जो आपको संरचना दिखती है ये आपकी आमाशय ही है। क्या, आमाशय। ये आपकी संरचना क्या है, आमाशय, नंबर 3 वाली। ये संरचना कौन सी है, आपकी आमाशय। अब देखिए यानी अब जो दोस्तों ग्रास नली होती है उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, इसको ग्रासिका भी कहते हैं। और ये एक संक्रिय पेशी होती है। ग्रास नली जो आपकी होती है एक संक्रिय पेशी होती है, और ये भोजन को थोड़ा लसदार भी बनाती है। क्या, लसदार, ये समझ सकती हो। अब देखिए अब आपका भोजन मुख से कहाँ आ चुका है, आमाशय में आ चुका है। आपका भोजन मुख से कहाँ आ चुका है, आमाशय में। अब आप अपने दिमाग के ढक्कन खोल लीजिए, क्योंकि अब यहीं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी बताएंगे पर आप समझते रहना। नंबर 3 पार्ट क्या आ गया, आमाशय। अब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आ गया दोस्तों सीखने का, वो देखिए आमाशय। ये क्या करता है, आमाशय में एक ग्रंथि है, आमाशय में एक ग्रंथि है, वो क्या है, जठर ग्रंथि। आमाशय में एक ग्रंथि है, जठर ग्रंथि। समझते रहना। अब आपका भोजन आ चुका है आमाशय में, अब क्या होगा, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जठर ग्रंथि है ये क्या करती है दोस्तों, जठर रस को बनाती है। जठर ग्रंथि किसको बना दिया, जठर रस को। अब ये जठर रस क्या करते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम बना देते हैं। ये भी बदतमीज शांत नहीं बैठते, ये क्या करते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। अब वो 3 प्रकार के जो एंजाइम हैं इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अब अपने दिमाग के ढक्कन खोलना अनिवार्य हो गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर पहला जो एंजाइम आ जाता है आपका,
पिप्सिन, पहला क्या आ जाता है पिप्सिन एंजाइम। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे मैं HCl लिख दे रहा हूं, जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन में पढ़ाया था HCl बहुत बार, तो अब आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए तीसरा होता है क्या, श्लेष्मा। तीसरा एंजाइम होता है श्लेष्मा, पिप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्मा, ये 3 एंजाइम को ये रिलीज करती है। अब साथियों क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और यहां से अब आपका दिमाग भी खुलेगा। जो पिप्सिन एंजाइम है ये एक चीज का पाचन करता है जो आपको सोयाबीन में बहुत मिलता है। अब बताइए सोयाबीन में क्या मिलता है, तो मैंने आपको बताया जो पिप्सिन एंजाइम है किसका पाचन करता है, एक चीज का, और जो सोयाबीन में भी होती है क्या, प्रोटीन। पिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन ये नखरे बहुत लेता है, ये पाचन तो करता है प्रोटीन का, पर इसके अपने ही नखरे हैं। कैसे, ये कहता है कि भाई साहब मैं प्रोटीन का पाचन तो कर दूंगा पर मुझे माहौल अम्लीय चाहिए। मतलब ये वो अच्छा है कि पढ़ाई का वातावरण होगा तभी मैं पढ़ूंगा, मतलब बहुत सुविधाएं चाहिए इसको, उस प्रकार से ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या कहता है कि मैं अम्ल का पाचन तो करूंगा, यानी पिप्सिन एंजाइम पहले पिप्सिनोजन होता है यानी सक्रिय नहीं होता है, तो इसे सक्रिय होने के लिए यानी ये जो प्रोटीन का पाचन कब करेगा, जब सक्रिय होगा। और ये कहता है कि मुझे जो प्रोटीन का पाचन मैं तभी करूंगा जब मुझे माहौल अम्लीय मिलेगा। यानी प्रोटीन का पाचन तो करता है, कौन से वातावरण में, अम्लीय माहौल होना चाहिए। कौन सा, अम्लीय वातावरण, यानी आपके स्टोमाचा के अंतर्गत कौन सा माहौल होना चाहिए, अम्लीय माहौल है तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। अन्यथा की स्थिति में पिप्सिन को क्या करना होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि इसे अम्लीय माहौल प्रदान कहां से किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ढक्कन ड्यू की जगह अम्ल पी लिया, ले प्रोटीन का पाचन कर ले। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस पिप्सिन की बात माने। मैं इसको बदतमीज कहने जा रहा था, बिना किसी की सहायता से प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। तो साथियों अब आपको देखने को मिलेगा कि जो ये कह रहा है अम्लीय वातावरण, तो अब जो अम्लीय वातावरण प्रदान करता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी ये जो है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाने के लिए वातावरण क्रिएट कर रहा है और अम्लीय वातावरण को बनाता है। और ये ना हो तो पिप्सिन सक्रिय नहीं होगा और प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, और प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सक्रिय करने का कार्य करता है पिप्सिन को। ओके, ये समझ गई, ये समझ गए आप। अब दोस्तों अब अमाशय फंस गई बेचारी। अमाशय कहती है भाई साहब अगर ये प्रोटीन में का पाचन करेगा अम्लीय अवस्था में, अब अम्ल दोस्तों ज्यादा लाभकारी थोड़ी ना है। अब अमाशय कहती है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। बात यहां पर आई तो भगवान ने एक चीज और की हमारे शरीर के अंतर्गत, क्या कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था इसकी वजह से हमारे स्टोमच यानी हमारी स्टोमच नहीं हमारी अमाशय को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई लॉस ना हो, कोई क्षति ना हो। तो क्या करता है, एक श्लेष्मा एंजाइम भी बनाया और ये क्या करता है, अमाशय की आंतरिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या दोस्तों, सुरक्षा। अमाशय की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, सेफ्टी प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये बात थी किसकी, आपकी अमाशय की। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आपके भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन हम हर बार पूछा गया है और मैंने बताया भी कि आपके जब आप इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। और ये लिखिए, ये आपका होमवर्क हो गया, नोट कीजिए। मैंने आपसे कहा था जब आप पढ़ोगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे क्लास के अंतर्गत, तो अगर आप रुकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ना रुकोगे तो अपना ही लॉस करोगे। तो आपको बताना है क्वेश्चन ये अमाशय के अंदर, अभी मैंने आपको डिफाइन भी किया है और आप साथ साथ करते चलना। मतलब ये क्वेश्चन जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ 1-2 क्वेश्चन वो डेली का डेली ही करने हैं, ठीक है। अमाशय के अंदर HCl की भूमिका बताओ। भूमिका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा आपको, और आप कहोगे भी कि भैया आपने सही कहा। तो जो आपका होमवर्क है ये है अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका बतानी है। तो दोस्तों आपने अमाशय के अंदर जितना भी पढ़ना था पढ़ लिया, अमाशय के जितना भी पढ़ना था पढ़ लिया। अब देखिए, अब दोस्तों देखिए, आप अब अपने चित्र पे दोबारा चलिए।
अब आप अपने डायग्राम पे दोबारा चलिए। तो ये दोस्तों बात थी किसकी, आपकी अमाशय की। अब दोस्तों जो अमाशय के बाद आपका भोजन जाता है छोटी आंत में। अमाशय के बाद कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत में। तो मैं अब आपको छोटी आंत दिखाता हूँ। ये दोस्तों होता है, आपको जो ये संरचना दिख रही है ये है यकृत। ये क्या है, यकृत। ये भी बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक संरचना होती है जो कि अमाशय की होती है, अमाशय की नहीं, अगन्याशय। ये है आपका अगन्याशय। अभी आप पढ़ोगे तो अभी सीख लो, ये अगन्याशय। अब देखिए, अभी मैं आपको छोटी आंत भी दिखाता हूँ, वो कहाँ पर है, बस थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बेसिकली आपका टाइम बहुत जाएगा, तो ये मत कहना कि चित्र ज़्यादा सुंदर नहीं है। ये मान लीजिए आपका गुदा द्वार है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी छोटी आंत शुरू होती है, ये इस प्रकार से फैली हुई है, एडजस्ट कर लेना आप। ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, छोटी आंत है। तो ये जो आपको अंदर दिख रही है ये आपकी है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। और जो बाहर आपको दिख रहा है ये है बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत। तो अब आपने ये सीख लिया कि जो आपका भोजन है, क्या जो आपका भोजन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुख से। मुख से ग्रास नली की सहायता से अमाशय में पहुंचा, और अमाशय की क्या क्या भूमिका थी सब कुछ आपने सीखा। अब आपका भोजन कहाँ पर आ गया है, छोटी आंत में। आपका जो भोजन था भोजनालय, अब आपका नंबर 4 पार्ट आ गया। आपका भोजन कहाँ पर आ गया, छोटी आंत। अब देखिए, सबसे ज्यादा मनुष्य में सर्वाधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। नाम की ये छोटी है पर दोस्तों काम की बहुत बड़ी है। अर्थात समझिएगा साथियों, जो आपकी छोटी आंत होती है ये 3 प्रकार की होती है, और इनमें से आपको एक प्रकार समझना है, 2 प्रकार बताने हैं कमेंट में। अब आप कहोगे अजीब है, सब कुछ मुझसे ही पूछता है, तो मैं पूछूंगा ही आपसे। 2 प्रकार आप कमेंट में बताओगे। पहला प्रकार होता है यूडियम। यूडियम, और यूडियम जो आपकी छोटी आंत का यूडियम वाला प्रकार होता है, इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि का नाम है यकृत और एक ग्रंथि का नाम है अगन्याशय। एक ग्रंथि का नाम है यकृत और दूसरी ग्रंथि का नाम है अगन्याशय। ये रहा यकृत, ये रहा अगन्याशय। अब देखिए साथियों, यकृत मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ ये हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी मानव पाचन की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगन्याशय ग्रंथि। तो अब यकृत के बारे में समझिए, यकृत ग्रंथि। तो पहले आपने इसकी भूमिकाएं क्या क्या देखी। सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको क्या बताना है, यकृत ग्रंथि ही बताना है। ठीक है। अब देखिए, जो आपकी यकृत ग्रंथि है ये क्या करती है दोस्तों, एक रस को निकालती है। क्या, एक रस। अब उस रस का नाम सीखिए। जो आपकी यकृत ग्रंथि होती है वो बेसिकली किसको बनाती है, पित्त रस। यकृत ग्रंथि में क्या होता है, पित्त रस। पित्त रस। अब ये पित्त रस भी शांत नहीं बैठते हैं, ये निर्माण कर देते हैं पित्त लवण का। ये निर्माण किसका करते हैं, पित्त लवण का। समझिएगा फिर से, यकृत ग्रंथि थी, क्या यकृत ग्रंथि, और जो यकृत ग्रंथि का कार्य था पित्त रस को बनाना। अब जो ये पित्त रस है वो पित्त लवण को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, पित्त लवण को। और जो आपके पित्त लवण है ये भी कम शांत नहीं बैठते हैं, इनका ही कार्य होता है जो आपकी वसा होती है ना। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वसा की बड़ी गोलिका है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ते हैं, यानी एमल्सीकरण करते हैं। अर्थात दोस्तों आप ये समझ लीजिए, जो पित्त लवण का कार्य है, पित्त लवण का कार्य क्या है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। पित्त लवण का कार्य क्या है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। अब ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं हैं यही आपकी एमल्सीकृत वसा कहलाती हैं। एमल्सीकृत वसा,
यही आपकी क्या कहलाती है साथियों, इमल्सीकृत वसा। और अभी ये इमल्सीकृत वसा का कैसे पाचन होगा वो भी देखोगे। तो आपने देखा कि जो आपका यकृत ग्रंथि है, जो कि मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये पित्त रस को बना रही है, और पित्त रस पित्त लवण को बना रहे हैं। और पित्त लवण का कार्य वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना, इसी को आप इमल्सीकृत वसा भी कहते हो। क्या? इमल्सीकृत वसा। तो ये किसका कार्य था? यकृत का कार्य था। किसका? यकृत का कार्य था। अब हम जानेंगे अग्न्याशय का कार्य क्या है। अब देखिए, बेसिकली जो आपकी अग्न्याशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या? अग्न्याशय है। अब मैं आपको इसको साफ करता हूं, अग्न्याशय के बारे में पढ़ाता हूं डीप से। अग्न्याशय, अब जो आपका अग्न्याशय है वो क्या है साथियों? एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि वही ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी हो और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी हो। तो अग्न्याशय है। क्या? अग्न्याशय। तो दोस्तों आप ग्रंथियां पढ़ोगे इससे अगले वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दे दूं आउटलाइन, वो समझ लीजिए। अग्न्याशय कैसी है? एक मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि में दो ग्रंथियां होती हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अग्न्याशय दो ग्रंथियों से मिलकर बनी हुई, एक बहिस्रावी और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इनका कुछ और कार्य होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इनका कुछ और कार्य होता है। वो कार्य देखिए साथियों, जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है ये क्या करती है? एंजाइम को बनाती है। बहिस्रावी ग्रंथि, इसका कार्य क्या होता है? एंजाइम को बनाना। किसको? एंजाइम। और जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हार्मोन को बनाती है। ये कौन सा बनाती है? हार्मोन। ये कौन सा काम करती है? ये हार्मोन को बनाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि आपको एंजाइम बना रही है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसको बना रही है? हार्मोन को। अब देखिए, जो अग्न्याशय है, जो आपके शरीर के अंतर्गत हार्मोन बनता है वो कौन सा होता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बनाने का कार्य करती है? ये इंसुलिन हार्मोन बनाने का कार्य करती है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। और इसी की कमी से आपको मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी होती है वो इसी के कारण होती है। कौन सी बीमारी? शुगर। तो आप इतना याद रखिए कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन बना रही है, और कौन सा हार्मोन बना रही है? इंसुलिन हार्मोन, जो कि शुगर की बीमारी का, अगर ये इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? शुगर की बीमारी हो जाती है। अब देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये क्या करता है दोस्तों? ये 3 प्रकार के एंजाइम बनाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि आपके कितने प्रकार के एंजाइम बना रही है? 3 प्रकार के। और पहला, दूसरा, तीसरा एंजाइम होता है आपका लाइपेज। आप लोग कहोगे पहले पहला क्यों नहीं बताया, तो इसको भी पहला कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। लाइपेज। दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन। दूसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन। और पहला होता है एमाइलेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो आपकी अग्न्याशय ग्रंथि में एंजाइम बनते हैं वो 3 एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो साथियों आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या दोस्तों? जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। आपके शरीर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसी का पाचन कौन एंजाइम करता है? एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी आपके शरीर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा भोजन में या फल में या किसी चीज में भी जिसमें हो, तो उसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है। यानी एमाइलेज एंजाइम का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अब बात आती है ट्रिप्सिन की। तो दोस्तों अभी हम एक ऐसे एंजाइम से मिले थे जो बहुत नखरे ले रहा था, ट्रिप्सिन, जो कि क्या कर रहा था? अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कर रहा था। लेकिन जो ये ट्रिप्सिन भैया है ये भी करते हैं किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। लेकिन साथियों ये कहते हैं कोई सा भी माहौल हो, हमें माहौल से मतलब नहीं है, मेरा काम है प्रोटीन का पाचन करना। यानी एक ईमानदार व्यक्ति है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ऐसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं चाहिए। यानी जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई माहौल आवश्यक नहीं है।
दूसरी बात आती है दोस्तों लाइपेज की। अभी दोस्तों आपने देखा था पितृलवण क्या कर रहे थे, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ रहे थे, जिसे आप इमल्सीकृत वसा कह रहे थे। और इसी इमल्सीकृत वसा का जो पाचन करता है वो लाइपेज एंजाइम करता है। अर्थात यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जो लाइपेज एंजाइम होता है ये आपका किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का जो पाचन करता है वो आपका लाइपेज एंजाइम करता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है बड़े आंत की। इसमें क्या होता है, भोजन जाता है और जल के द्वारा अवशोषण होता है, अधिसंख्यक दीर्घ रोम होते हैं और जितना भी दोस्तों बेकार पदार्थ होता है वो गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो आपका पोर्शन है ये गुदाद्वारी है, क्या गुदाद्वार। यानी जो आपको महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको मुख के बारे में पता होनी चाहिए, ग्रास नली के बारे में, अमाशय के बारे में और छोटी आंत के बारे में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल में अधिसंख्यक दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं, भोजन का अवशोषण होता है जल के द्वारा और बिना पचा हुआ भोजन गुदाद्वार में पहुंचता है और वो बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक आप जीवित हो। तो ये रहा था मनुष्य का पोषण यानी मानव पाचन तंत्र। अगर आपको कुछ भी चीज़ मिस हुई हो तो आप क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा फिर से देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी लॉन्ग हो गई पर कोई बात नहीं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको आज समझ में आया और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे मुझे कमेंट में भी चाहिए, और कमेंट में ना कर पाओ तो आप अपनी नोटबुक में अवश्य करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।